मेरे हस्बैंड मेरा बहुत ख्याल रखता था, मेरे लिए महंगी से महंगी चीज़ लेकर आता था, जबकि उसकी इतनी हैसियत नहीं थी। अब मैं हैरान हो जाती थी कि इतना सब कुछ कहाँ से लेकर आता है। पर एक काम बहुत अच्छा ही अजीब था, मुझे बहुत खुश कर देता था, लेकिन मेरे लिए पसंद की चीज़ें और खाना लेकर आता, लेकिन खुद रात होते ही दूसरे कमरे में जाकर हैरान हो जाती थी कि अगर इसको मेरी इतनी ही परवाह है तो यहाँ मेरे लिए इतनी अच्छी चीज़ें लेकर आता था, फिर इसे मेरे दिल में दिलचस्पी क्यों नहीं है, ये मेरे पास क्यों नहीं बैठता, मेरे मेरे से बात क्यों नहीं कर सकता, मेरे साथ उसका रवैया नॉर्मल क्यों नहीं है। मैं एक रात पहले ही दूसरे कमरे में छिप गई, ताकि जब वहाँ आए तो मुझे पता चल जाए कि आखिर इस कमरे में क्या होता है, मेरे पास क्यों नहीं बैठता। तब मैंने अपने हस्बैंड को ऐसी हरकत करते हुए देखा कि मैं उनके कानों में हाथ लगा लिया लिया मेरा नाम निशा है। मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरी बड़ी भाभी और मेरी खूबसूरती में बड़ी नफरत थी। वह कहती थी कि तेरे हुस्न तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी। मैं कहती थी भगवान से डरो भाभी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। मेरी माँ थोड़ी, मेरे पापा इस दुनिया में नहीं थे। जब तक मेरी माँ की तबीयत ठीक थी उस घर में मेरी हुकूमत चलती थी। मेरे बड़े भाई को भी मुझसे नफरत थी। वह कहता था कि तू मेरी बीवी के साथ मुकाबले मत किया करो। थोड़ी बहुत ही मैं भी मगरूर थी, क्योंकि मुझसे कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं होती थी। अब अगर मेरी माँ को टाइम से खाना नहीं दे रहे थे या पुराना खाना दे रही थी तो मुझे गुस्सा आ जाता था। एक दिन तो उसने मेरी माँ के सामने खराब खाना रख दिया, जबकि मेरी माँ पहले से ही दिल की मरीजों में थी। मैंने कहा पहले ही इनकी तबीयत ही खराब है, तुमने नया खाना नहीं बनाया था तो तुम बना देती, पुराना खाना देकर क्यों मेरी माँ का मारना चाहती हो। इस बात पर कोई ऐसी लड़ाई हुई कि हम दोनों ननद भाभी की हाथापाई भी हो गई। मेरे बड़े भाई तो अपनी बीवी का साथ ही दिया और उसने मुझे कहा कि तुझे तो एक दिन ऐसा सीधा करूंगा कि बिल्कुल तीर की तरह से सीधी हो जाएगी। तो छोटी है, तेरा काम क्या है बड़े भाभी से ऐसी बात करना। मेरे कहाँ की बात छोटे बड़े की नहीं है, कुछ गलत करेगी तो मैं ज़रूर बोलूँगी। उस रात मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई, इतनी खराब हो गई कि वो अस्पताल पहुँच गए और 4 दिन तक बीमार से लड़ने के बाद वो इस दुनिया से चली गई। मैं बहुत ही परेशान हुई। थोड़ी बहुत रिश्तेदार थे उनके, लेकिन वो सारे ही मेरी माँ के ससुराल वाले थे, इसलिए उनको कोई ज़्यादा दुख नहीं हुआ। उन्होंने बस थोड़ा अफसोस किया और चले गए। अब घर में सिर्फ मेरा बड़ा भाई और मेरी एक रात बड़ी भाई के कमरे में आया और उसने कहा कि मम्मी इस दुनिया में नहीं रही। मुझे लगा कि कहेगा कि कोई बात नहीं, मैं हूँ, किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मुझे कह देना। उसने कहा कि अगले शनिवार को दिन तेरी शादी है। जब उसे ऐसी बात हुई तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि क्या? उसने कहा कि हाँ, तुम्हारी शादी कर रहा हूँ, अपने घर की जाओगी तो अच्छा रहेगा। मैं इतनी ज़रूरत नहीं थी कि पूछूं कि मेरी शादी किससे कर रहे हो, पर इतनी जल्दी शादी। उसने कहा कि बस शादी की रस्म है, क्योंकि अभी अभी माँ मरी है तो दिल में कोई अरमान है तो उसके दिल में ही दबा लेना। मैं तुम्हारे लिए महीने पहले ढोलकी नहीं रख सकता और ना ही तुम्हारे दूल्हे को घोड़े पर ला सकता हूँ। इतना कहकर वो कमरे में चला गया। मैंने तकिए पर से धक्कर रोना शुरू कर दिया, लेकिन फिर दिल को यह सोचकर तसल्ली कर ली कि चलो शादी तो होनी ही थी। अगर हो जाएगी तो मेरा अपना घर होगा, किसी की गुलामी तो नहीं करनी पड़ेगी। बड़ी भाभी तो जान छूट जाएगी, वरना किसी और की तरह तो बड़ी भाभी से जान नहीं छूट सकती। यही सोचकर मैं दिन गुजारने लगी, लेकिन शादी वाले दिन यह देखकर मैं हैरान रह कि मेरे बड़े भाई ने मेरे लिए किस किस्म के इंसान को मेरी शादी तय की थी। शायद इसमें भी मेरी बड़ी भाभी की कोई चाल थी, क्योंकि जब भी लड़ाई होती थी मेरी बड़ी भाभी दुश्मन बन जाती थी। मुझे लगता था कि वो किसी दिन ज़रूरी मुझसे बदला लेगी, और आज उसने यही किया था। वह कामयाब हो गई, क्योंकि मेरा दूल्हा तो अजीब हालत में बैठा था। उसे देखकर तो कोई बच्चा भी अंदाज़ा लगा सकता था कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, बल्कि एक पागल था, क्योंकि उसने हाथ में टॉफियाँ पकड़ी हुई थी जिसे वह खा रहा था। बाल उसके बिखरे हुए थे, कपड़े तो उसने नए पहने हुए थे, लेकिन इतने गंदे किए हुए थे कि जैसे कोई छोटा बच्चा मिट्टी खेलता है तो उसके कपड़े गंदे हो जाते। यही मेरा दूल्हा है। सबको पता चल गया कि वो तो पागल है। मोहल्ले में भी कुछ औरतें आई थी, क्योंकि रिश्तेदार तो थे नहीं, उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया निशा का दूल्हा तो पागल है। ये कहकर बड़ा भाई भाभी ने बहन पर इतना बड़ा जुल्म कर दिया कि माँ मेरी तो इनकी आंखें सफ़ेद हो गई। पागल के साथ इतनी प्यारी लड़की की शादी करवा दिया, और मेरी शादी हो चुका था। उसके बाद मैंने अपने दूल्हे को देखा तो
विदाई होने वाली थी। मेरी आंखों में आंसू जारी थे। मैं रोना चाहती थी लेकिन रो भी नहीं सकती थी। मैं रोती तो मेरे आंसू कौन देखेगा। मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही थी। मेरी माँ अगर आज जिंदा होती तो मेरे साथ ये सब कुछ कभी ना होता। मेरी बड़ी भाभी ने ही मेरे बड़े भाई को भड़काया था। उसने जरा ख्याल ना आया कि वह अपनी छोटी बहन की शादी एक पागल के साथ कर रहा है। इसे रखेगा, मुझे क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा। आजकल तो लोग अपनी बेटियों की शादी ऐसे लड़की के साथ भी नहीं करते जिसके पास नौकरी नहीं होती और उसके पास तो अकल भी नहीं है, तरीका भी नहीं है। एक पल तो मेरा दिल किया कि और जाने इससे इनकार कर दूं, लेकिन उसके बाद क्या होता मेरा ही तमाशा बताया। ये लोग फिर भी मुझे कहाँ से निकाल ही देते, इसलिए सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया और चुपचाप विदा हो जाते जाते बड़े भाई ने सर पर हाथ रखने की कोशिश की तो मैं सर पीछे कर लिया। सब लोगों ने यह मंजर देखा। मैंने कहा कि जरा उनकी बेइज्जती हो इसके इतना तो बता कि उसने जो मेरे साथ किया वो अच्छा नहीं किया। बड़ी भाभी भी मिलने के लिए आगे आई तो मैं उनसे भी ना मिली क्योंकि उन्होंने तो सबके सामने ही कह दिया था कि तुम्हारी शादी करवा दी, नखरे ना दिखाओ और अपने घर दफा हो जाओ। मैं सी बड़ी भाभी कहती अपनी ननद को भी अपनी विदाई वाले दिन, अरे दिल में जितनी भी नफरत हो इस तरह से कोई भी बेटी को घर से यहाँ कर नहीं निकालता और दफा हो जाओ। मेरे साथ कितना बुरा सलूक हो रहा था भगवान ही देख रहा था और मेरे ऊपर कितना जुल्म हो रहा था। पर मुझे पता था कि भगवान मेरा इंसाफ करेगा, लेकिन अभी तो मेरा समय बहुत खराब नजर आ रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरा दूल्हा पागल है लेकिन उसका घर अच्छा था, 3 कमरों वाला घर था, पर उसका एक भाई भी था। मुझे लगा कि वो भी इसी घर में रहता, लेकिन जब रात हुई तो उसकी जगह उसके भाई कमरे में आया। मैं ज़रा घबरा गई। उसने कहा भाभी घबराने की ज़रूरत नहीं, दरअसल मेरा अपना घर है, वह दूसरी जगह है भी मेरा घर है जहाँ मेरी भी बच्चे मेरा इंतज़ार करें। अब आपको ही इसे संभालना है। वह क्या है, मेरी बीवी भी इसे नहीं मानती क्योंकि उनके साथ इसके संबंध अच्छे नहीं है। माँ बाप हमारे नहीं है, बस अब आप है और आपका पति, ये घर है। अगर आपको समझ ना आए तो कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है फ़ोन करके पूछ लीजिएगा। दीवार पर मेरा नंबर लिखा हुआ है, पर अगर यह ज़्यादा तंग करने लगे तो आप मुझे बुला सकती हैं। लेकिन देखो मैं भी बाल बच्चेदार हूँ, मेरी बीवी को मेरा यहाँ आना जाना पसंद नहीं है। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी हो तो फिर आप बुला लीजिएगा, वरना खुद ही हालात के संभालने की कोशिश करिएगा कि अब यह है तो आपका ही पति और आपको साथ ही रहना है। मैं समझ रही थी कि मेरी ज़िंदगी कितनी बुरी होने वाली थी। मैंने हाँ में सिर हिला दिया और क्या कर सकती थी। उसने कहा भगवान आपकी मदद करे, आप परेशान नहीं होना, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे पता है कि वो तसल्ली दे रहा था, लेकिन फिर दोबारा कहा कि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ भाभी, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल परेशान नहीं होएगा। कहकर उसने ऐसा कुछ ना किया। मैं चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो गई। मेरा दिल तो किया दरवाजे के अंदर की कुंडी लगा लूं, लेकिन फिर मैंने ऐसा नहीं किया। कहने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन इतनी सुकून की नींद पहले कभी नहीं आई। आँख खुली तो मैं हैरान रह गई। सामने मेरा पति बैठा था। उसे देखकर मैं डर गई। फिर जब मैंने टेबल की तरफ देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। टेबल पर तो नाश्ता पड़ा हुआ था। नाश्ता तो बाजार का लग रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा, आसपास देखा। मुझे लगा शायद उसका भाई आया है और वही नाश्ता लेकर आया, लेकिन घर में कोई भी नहीं था। बाहर वाला दरवाजा तो अभी भी बंद था। रात को मैंने कुंडी लगाई थी। मेरा पति मुझे कहा कि नाश्ता लेकर लो और वो नाश्ता करने के लिए बैठ गया। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा इसको इतना पता है कि हमारी शादी हुई है तो बाजार से नाश्ता लेकर आना है, फिर ये क्या है, पागल हुआ। लेकिन फिर उसने अजीब सा गाना गाना शुरू कर दिया, या किसी कार्टून का गाना था। तो मैं समझ गई कि शायद एक अनॉर्मल ही कर हरकत है। शायद इसे भी भूख लगी तो उसके पास थोड़े बहुत पैसे हो। इतना काम तो कोई छोटा बच्चा भी कर लेता है। खैर मैंने नाश्ता कर लिया। उसके बाद मैं घर को साफ करने लगी और यह पूछना भूल गई कि ये घर कैसे चलता है, लेकिन फिलहाल तो घर की ज़रूरत की सारी चीज़ें पड़ी हुई। मैंने उसके भाई का नंबर मिलाया, पर नंबर नहीं मिल रहा था। मैं दोपहर का खाना भी बिना दिए मेरा घर में ही ऐसे चलने लगा। मेरा पति अचानक ही कहीं चला गया तो मैं परेशान हो गई। मुझे लगा वाकई कहीं पता नहीं शायद घर से भाग गया। मैंने इसके भाई को कॉल की। उसने कहा कि वह कभी कभी चला जाता है लेकिन वापस आ जाता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, रात तक वापस आ जाएगा। अगर रात भी वापस ना आए तो फिर आप बता देना। मैंने कहा ठीक है। रात हुई तो मेरा पति वापस आ गया। उसके हाथ में कोई चीज़ थी जो उसने मुझे पकड़ा दी। मैंने खोलकर देखा तो उसमें अंदर फूल थे। मैंने कहा ये क्या है, तो उसने कहा मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। मैं हैरान रह गई। उसने फूल मेरे पास रखे और खुद दूसरे कमरे में चला गया। थोड़ी देर के बाद देखा तो कमरा अंदर से लॉक था और घर में मेरे दिन अच्छे गुजर रहे थे। जैसा
जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ नहीं हो रहा था, बल्कि सब अच्छा हो रहा था। मेरा पति मेरे लिए रोज़ कोई ना कोई चीज़ लेकर आता था, पता नहीं उसके पास पैसे कहाँ से आते थे। घर में हर चीज़ मौजूद थी। जब घर का सामान थोड़ा खत्म होने लगा तो एक दिन उसका भाई आया, उसने कहा आकर 20,000 रुपए दिए। मैंने कहा कि ये घर भी आप ही चलाते हैं? तो इसने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, दरअसल हम दोनों भाइयों के नाम कुछ दुकानें हैं, उसका किराया आता है। तो मैं उसमें से दो दफ़ा 20,000 रुपए आते हैं और 20,000 रुपए 15 तारीख को मिल जाते हैं। आज पहली तारीख है तो मैं आपको पैसे देने के लिए आया हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने घर की ज़रूरत का सामान ले लिया। उस घर में टीवी भी थी, ऐसा भी था, सब कुछ था। एक दिन भूरे भटके मेरी बड़ी भाभी और मेरा भाई घर पर आ गया। उसको पता था कि उन्होंने मेरी शादी पागल से करवाई और मुझे पता था कि देखने आए होंगे कि मेरा क्या हाल है हुआ। लेकिन जब मुझे देखा तो हैरान रह गया। मैंने नया जोड़ा पहना हुआ था। मेरी बड़ी भाभी ने कहा ये जोड़ा कहाँ से आया है? इन लोगों ने तो तुम्हारे लिए सिर्फ 2 ही जोड़े बनाए थे और हमने भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं बनाया। मैंने कहा पति ने मुझे लाकर दिया। उसने कहा कि तुम्हारे पति तो मुँह हाथ धोना नहीं आता तो तुम्हारे लिए जोड़ा कहाँ से लाएगा? मैंने कहा कि उसी ने मुझे लाकर दिया है। आपको किससे कहा कि उसे मुँह हाथ धोना नहीं आता है? देखो मैं आपको दिखाती हूँ मेरा पति क्या क्या लेकर आया है। जब मैंने सारी चीज़ें अपनी बड़ी भाभी को दिखाई तो वह हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि यह सब कुछ कहाँ से लेकर आ रहा है? कहीं चोरी करके तो नहीं ला रहा है? मैंने कहा कि ये चीज़ें तो बिल्कुल नहीं है। उसने कहा नहीं तो नहीं लग रही है, ये क्या बात हो गई? उनका तो ऐसा हो गया कि तीर निशाने पर नहीं लगा, कि जैसे वह मेरे साथ कुछ बुरा करना चाहती थी, पर बुरा नहीं हुआ तो बड़ी परेशान हो गए। खैर मैं भी सर उठाकर अपनी सारी चीज़ें दिखाई और बड़ी खुश हो गई। मेरी बड़ी भाभी ने कहा देख शायद मैंने ज़बरदस्त जल्दबाजी में आकर गलत फैसला कर लिया है, लेकिन अब तुम तो खुश लग रही हो। मैंने अपने बड़े भाई को भी कहा कि आपने कोई गलत फैसला नहीं किया, मैं वाकई खुश हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इस घर में किसी चीज़ नहीं है। हम भी तो गरीब लोग थे, ना आने हमारी शादी होने तो हमारे लोग जैसे लोग ही होते, लेकिन यहाँ देख लोग तो आपसे अच्छे हैं। इस घर में तो ऐसा ही लगा हुआ है, गर्मी होती भी है तो सुकून की नींद आती है। मेरी बड़ी भाभी का मुंह लटक रहा था। मुझे पता था कि घर जाते ही मेरे बड़े भाई से झगड़ा करेगी। अच्छी बात है, मुझे खुश देखकर घर जाते आपस में झगड़ा करते या ना, उनकी सजा थी। मेरा पति मुझसे कोई बात नहीं करता, मेरी चीज़ें भी लेकर आता, मेरा ख्याल भी रखता, मेरा ध्यान भी रखता है। एक दिन मैं जा रही थी, मेरे पाँव पर कोई चीज़ लग गई तो उसने मेरे पाँव पर पट्टी बांधी, लेकिन रात होती ही वह दूसरे कमरे में चला जाता था और अंदर से लॉक कर लेता था। मैं बड़ी परेशान होती थी कि यह किस किस्म का मामला है। मैं इसे बात करना चाहती थी, पूछना चाहती थी। मैंने फिल्में ड्रामे सब देखा था कि मोहब्बत में इंसान ठीक हो जाता है। शायद मैं उसको ठीक कर लेती और अगर वो ठीक हो जाता तो फिर दुनिया का सबसे अच्छा मर्द होता, क्योंकि खूबसूरत था, वह जवान था, पैसे में कोई कमी नहीं थी, घर में उसका अपना था, इस सारा सामान भी था। अगर ऐसा होता तो पूरी ज़िंदगी सेट हो जाती। इसलिए वो मुझसे बात नहीं करता था। मेरी एक दोस्त पागलों की डॉक्टर बन गई थी। उसने मुझे एक बार बताया था कि ऐसे लोगों को बहुत प्यार और मोहब्बत से ज़रूरत होती है और अगर इसकी ज़िंदगी में कोई हो तो वो उसे बहुत प्यार और मोहब्बत देते हैं, मतलब आम इंसान से ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर तो मसला उल्टा था। आहिस्ता आहिस्ता मुझे बात समझ में आने लगी कि जो भी मामला है उसका ताल्लुक उस कमरे से ज़रूर है, क्योंकि मेरा पति उस कमरे में ही जाता था। इसलिए मैंने सोच लिया कि मुझे पता लगाना होगा कि उस कमरे में क्या करता है। मैं एक बार उस कमरे में गई थी पर वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी बड़ी भाभी ने लोगों को कहना शुरू कर दिया कि पागल से शादी हुई है, लेकिन वह बड़े अच्छे हालात में है। उसके मुंह से निकल गया होगा कि यह बात गूंज तक ही पहुंच गई, क्योंकि मोहल्ला तो एक ही था। मैं कहती थी कि हाँ भगवान का शुक्र है, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास पैसे भी होते हैं, घर के सारे मामलात मेरे हाथों में होते थे, पैसा आते जाते थे। मेरे पति मेरा ख्याल भी रखता था और रोज़ मेरे लिए कोई ना कोई चीज़ भी लेकर आता था। वहाँ कहा जाता है ना, मुझे नहीं पता कि मैं एक बार उसके पीछे पीछे गई, लेकिन मुझे रास्ते पर नहीं पता था, इसलिए मैं वापस आ गई। मैं कहीं गुम ही ना हो जाऊं और वो तो मेरी आंखों के सामने न जाने कहाँ चला गया। उसे रास्तों अच्छी तरह पता था, शायद किसी बाग में बच्चों की तरह साथ खेलने के लिए जाता होगा, क्योंकि उसके पास इस तरह की काफ़ी सारा सामान थी। इसलिए मैंने इस बात का ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन मुझे यह बात ज़रूर पता लगाना था कि कमरे में क्या है। और वह दिन में के वक्त कमरे में ताला लगाकर चला जाता था। एक दिन मैंने चाबी गायब कर दी और ताला भी खोल दिया। उसको ताला नहीं मिला तो वह ताला लगा ही चला गया। मेरा प्लान था कि मैं पहले से ही कमरे के अंदर छुप जाऊंगी और अब वह कमरे में आएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि वो क्या कर रहा है। लेकिन जैसे ही घर में आया तो मुझे तलाश कर रहा था। मुझे कभी कभी
थोड़ी बहुत बातें भी कर लेता था, उसका मेरा नाम भी याद हो गया था, मुझे मेरे नाम से ही बुलाता था। कभी-कभी देखकर वो बड़ा दुःख था कि यह तो कितनी किसी की औलाद है, कितना खूबसूरत जवान है और इसके साथ न जाने क्या हुआ कि ये पागल हो गया। ज़ाहिर है ये पागल पैदा तो नहीं हुआ क्योंकि कहते हैं लोगों की उम्र कम होती है, शायद उसके साथ कुछ हादसा हुआ हो। मैंने उसके भाई से कोई पूछने की कोशिश की पर उसने कुछ नहीं बताया था कि वक़्त के साथ-साथ आपको सब कुछ पता चल जाएगा, इस किस्म की बात थी। वक़्त के साथ कैसे पता चलता, मुझे मेरे पति की पुरानी तस्वीर मिली थी। वो शक्ल में बहुत ही गुस्से वाला और ज़िद्दी था, ऐसा लगता था कि जैसे पूरे ख़ानदान का सबसे खूबसूरत नौजवान था, लेकिन फिर ऐसे हाल पर कैसे पहुँच गया? कहीं उसको किसी की बद्दुआ तो नहीं लग गई? मन ऐसे ही उल्टी-सीधी बातें और सवाल आते जा रहे थे। आज तो मुझे पता ही चल ही जाना था, फिर उसके बाद मैं देखते ही मैंने क्या करना है, कहीं कोई ऐसी बात ना हो। मेरे पति फिर भी मेरे लिए कोई चीज़ लेकर आया था। कमरे में गया लेकिन उसे महसूस किया कि मैं कमरे में नहीं हूँ, तो वह चीज़ वहीं पर खरीदी। थैले रखने की आवाज़ आई तो वो कमरे में आ गया। मैं कमरे के अंदर ही छुपी हुई थी। उसने दरवाजे को अंदर से लॉक किया और कुर्सी पर सर पकड़े बैठ गया। मैं पर्दे से पीछे उसको देख रही थी। उसको अंदाज़ा भी नहीं था कि मैं कमरे के अंदर हूँ। वह सर को ऐसे अंदाज से पकड़े बैठा था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा आदमी कुछ सोच रहा है। उसके चेहरे पर से अचानक से पागलों वाला जज्बात ही गायब हो गया। गए थे, अभी भी मामला मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा था। कोई ना कोई बात थी जो नॉर्मल नहीं थी। मेरे कुछ थोड़ी देर के बाद उसने अपनी जेब से एक बड़ा सा फ़ोन निकाला और हैरान रह गई कि ये बड़ा फ़ोन उसके पास कब आया। और फ़ोन भी बिल्कुल ठीक-ठाक था, टूटा हुआ भी नहीं था, जबकि बाकी सारी चीज़ें टूटी हुई थी। फ़ोन पर किसी से बात करने लगा और जब उससे बात करनी शुरू की तो मेरे तो ऐसे हालात ख़राब हो गए, मैं हैरान रह गई कि वह समझदार आदमी की तरह बातें कर रहा था और कह रहा था कि देखो मैंने आपसे पहले डील की थी, आप ये पैसे कारोबार में लगा दें, जो मेरी किस्मत होगी जो मेरा नसीब होगा मुझे मिल जाएगा। मैं हैरान रह गई कि वो मेरा पति जो दुनिया के सामने पागल बना हुआ या पर बैठकर बिजनेस की डील कर रहा था, लेकिन फिर दुनिया के सामने क्यों पागल बना हुआ और अपनी बीवी से झूठ क्यों बोल रहा है? अपनी बीवी बता क्यों नहीं सकता? दिल तो किया कि सामने आ जाओ, लेकिन फिर सोचा मैं देखती हूँ क्या करता है। फिर थोड़ी देर बाद जेब से काफ़ी सारे पैसे निकाले और फिर उसको साइड में रख दिया। दोबारा से किसी को फ़ोन किया। इस बात मुझे समझ में आया कि वह किसी को फ़ोन कर रहा है। वो अपने भाई को ही फ़ोन कर रहा था। उसने कहा कि मेरा दिल करता है मैं मिशा को सब कुछ बता दूँ। मेरी बीवी है, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। शायद दूसरा शख्स कह रहा था कि जल्दबाजी ना करो, तो उसने कहा कि जल्दबाजी कैसी, हमारी शादी को 4 महीने होने वाले हैं। जब मेरा जिक्र हुआ तो मैं सामने आ गई, मुझे देखकर हैरान रह गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और फ़ोन में एक साइड रख दिया। मैंने कहा ये सब कुछ क्या है, क्यों दुनिया के सामने पागल बने हो? मैंने सब कुछ सुना लिया। उसने कहा कि देखो मैंने आज या कल तुम्हें बताना ही था। मैंने कहा कि मुझे सारी बात बताओ, आखिर क्या बात है? मेरी आंखों में आंसू आ गए तो उसने कहा क्यों रो रही है? मैंने कहा मुझे नहीं पता, बस मुझे रोना आ रहा है, मुझे बताओ कि क्या बात है। उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। उसने कहा कि पूरे मोहल्ले का सबसे ज़्यादातर समझदार और पढ़ा लिखा लड़का था। मेरी बहुत अच्छी नौकरी थी, अभी भी मैं उस नौकरी में हूँ, लेकिन सारी रात बैठकर ऑनलाइन काम करता हूँ। मैंने कहा कि पागल की बने क्यों फिरते हो? उसने कहा मेरी कुछ लोगों से दोस्ती थी, पर मुझे नहीं पता था कि वो किसी तरह के लोग थे। एक दिन हम लोग कहीं जा रहे थे पर छोटा सा झगड़ा हो गया और हमारे हाथों पर आदमी मर गया, तो सारा इल्ज़ाम उसने मुझ पर लगा दिया। अगर मैं पागलपन का नाटक न करता तो मुझे सज़ा हो जाती, मेरी सारी ज़िंदगी जेल में गुजर जाती, क्योंकि वो सब लोग भाग गए और मैं उस आदमी से जान बचाने के चक्कर में वहीं पर रह गया। लेकिन वह इस दुनिया में चला गया और इल्ज़ाम मुझ पर आ गया। मुझे पुलिस पकड़ ले गई और अभी भी वो लोग इसी मोहल्ले में रहते हैं। उसका मेरी वजह से नुकसान हुआ, इसलिए मैं पागलपन की एक्टिंग करनी पड़ी। लेकिन सुना है अब उन्होंने अपना घर बेच दिया है और 1 महीने के बाद यहाँ से जा रहे हैं, बस उसके बाद मैं अपने तरीके से रह सकता हूँ। तुम्हें ये सब कुछ मैंने इसलिए नहीं कि एक दफ़ा वो लोग यहाँ से चले जाए तो फिर मैं तुम्हें भी बता दूंगा। तुम्हारे भाई ने जब कहा कि उसे ये रिश्ता कबूल है तो हम लोग बड़े हैरान हुए। मैं पता चल गया इसलिए मैंने बिना देखे ही शादी के लिए हाँ कर दिया था। सोचा कोई तो पूर्ण कमा लूँ, तुम्हें बचाने के खातिर तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम बहुत अच्छी लगती हो। बाहर जाता हूँ तो वहाँ भी काम के सिलसिले भी ही जाता हूँ, तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है तो फिर मैं सोचता हूँ तुम्हारे लिए कोई ना कोई चीज़ लेता चलूँ कि कहीं तुम हालात से तंग आकर मुझे कहीं छोड़कर चली ना जाओ।
कि एक पागल के साथ मेरी ज़िंदगी बुरी गुजर रही है, इसलिए मैं तुम्हारे सारे नाज नखरे उठाने की कोशिश करता हूँ। तुम्हारे लिए तोहफ़ा लेकर आता हूँ कि कम से कम तुम खुश रहो, तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरी आँखों से फिर से आँसू गिरने लगे। उसने कहा कि क्यों रो रही हो? मैंने कहा खुशी में रो रही हूँ। उसने कहा अजीब हो, दुख में भी रोती हो, खुशी में भी रोती हो। अरे देखो, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अच्छी होने वाली। 1 डेढ़ महीने तक हमें नाटक करना होगा और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो सोच रही थी कि भगवान ने मेरी कोई कौन-पुण्य का मुझे तोहफ़ा दिया है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया था, पर मेरे अपने बड़े भाई ने मेरे साथ इतना बुरा किया। और शुक्र है कि आप बिल्कुल ठीक है। उसने कहा कि परेशान ना हो, वो वाक़ई सब कुछ ठीक है और हमेशा ठीक रहेगा। मैं तुम्हारा पति हूँ, हमेशा तुम्हारा ख़्याल रखूँगा, तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारी सारी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी। ऐसा हुआ ही। आहिस्ता-आहिस्ता ये बात मशहूर कर दी कि मैंने अपने पति का इलाज करवा लिया है और हमारी ज़िंदगी मिसाल बन गई। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।